हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। आप लोगों को मैं आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा टॉपिक जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेजों के लिए भारत विजय का द्वार खोल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने इतना बड़ा परिवर्तन लाया। आने वाले समय में भारत में बंगाल में हुआ था प्लासी का युद्ध, और इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को इतना प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने उसी प्रॉफिट से धीरे धीरे लगभग संपूर्ण भारत जीत लिया। भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल जीतना भारत जीतने की चाबी थी। एक ऐसा युद्ध जिसके पश्चात बंगाल में लूट शुरू हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में लूट शुरू की, और मैं आपको बताऊं, ये जो लूट है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लूट तो भारत में पहले भी होती रही थी। महमूद गजनवी ने भारत को लूटा, तैमूर लंग ने भारत को लूटा, नादिर शाह ने भारत को लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लूटा। लेकिन ये जो लुटेरे थे जब भारत में आते थे तो लोगों को पता रहता था कि ये लुटेरे हैं। भारत की जो समृद्धि थी वो विश्व के लोगों को आकर्षित करती थी। भारत बहुत समृद्ध देश था, बहुत संपन्न देश था। तो समय समय पर भारत में व्यापार करने के लिए लोग आते थे, भारत को लूटने के लिए लोग आते थे, भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए लोग आते थे, वो आते रहते थे। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो लुटेरे थे भारत में आते थे, उनके बारे में भारतीय जानते थे कि ये लुटेरा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लूट शुरू की, और इतने स्मार्ट तरीके से कि बहुत समय तक भारतीय समझ ही नहीं पाए कि भारत में लूट हो रही है। 1757 ईस्वी प्लासी का जो बैटल हुआ, यहीं से लूट शुरू हुई है। जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी है और कई स्रोतों से तालाब में पानी आता रहता है। आप बाल्टी से कुछ पानी तालाब से निकाल भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी आ रहा है तालाब में। अभी आप सोच करके देखिए कि कोई तालाब के नीचे से गुप्त रूप से एक पाइप सेट कर दे, एक मोटी सी पाइप हो, और जितना पानी तालाब में आता है उससे कहीं अधिक पानी उस तालाब से निकल करके कहीं और चला जाता है। धीरे धीरे वो तालाब सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, और लोगों को बहुत बाद में समझ में आएगा कि तालाब सूखा कैसे, तालाब का पानी गया कहाँ। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ है। बहुतों ने भारत को लूटा, लेकिन भारत कंगाल नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद कहा जाता है भारत में दरिद्रीकरण की शुरुआत हो गई, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि धीरे धीरे भारत को लूट करके भारत की संपत्ति ब्रिटेन पहुंचाई जाती रही, और यह बात भारतीयों को समझने में बहुत वक्त लगा। 1866-67 ईस्वी के लगभग दादा भाई नौरोजी बताते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत। तब भारतीयों को समझ में आया कि भारत को लूटने वालों ने तो बहुत बार लूटा, लेकिन भारत कंगाल नहीं हुआ, भारत दरिद्र देश नहीं बना। अंग्रेजों ने भारत को कुछ इस तरह से लूटा, और इतना लूटा कि भारत संभल ही नहीं पाया। गजनवी नादिर शाह जैसे लोग आते थे, भारत को लूट करके चले जाते थे, तो थोड़े समय में भारत फिर से मेहनत करके, व्यापार करके अपना बैलेंस बना लेता था, उसकी समृद्धि बनी रही। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को कुछ इस तरह से लूटा कि भारत संभल नहीं पाया, उसे संभलने का अवसर ही नहीं दिया गया। बहुत स्मार्ट तरीके से लूट हुई है, और वो इसी युद्ध के पश्चात शुरू हुई। यहां तक कि भारत के लोग अंग्रेजों को समझ नहीं पाए, और बहुत लंबे समय तक नहीं समझ पाए। आप विचार करके देखिए, आप एक बैंक के मालिक हैं,
और आप बैंक का सिक्योरिटी गार्ड डाकुओं को बनाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता ही ना हो कि सामने वाला डाकू है और आप उसे सिक्योरिटी गार्ड बना दे, तो भारतीय अंग्रेजों को लंबे समय तक नहीं समझ पाए। एक घटना भारत में ऐसी हुई थी, कभी चर्चा करूंगा मैं जब उस टॉपिक को लेकर के आऊंगा आपके सामने, कि भारत में राजाओं ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी। अब सोच करके देखिए, अंग्रेज भारतीय राज्यों की, भारत के राजाओं की सुरक्षा कर पाएंगे क्या? जिन राजाओं ने अपनी सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा अंग्रेजों को सौंपी थी, थोड़े समय बाद ना वो दिखेंगे, ना उनका राज्य स्वतंत्र दिखेगा। तो यह जो युद्ध है इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी युद्ध के पश्चात आप लोग देखेंगे पहली बार ऐसा होगा, आज तक भारत पर जो लोग नियंत्रण स्थापित करते थे वो भारत के पड़ोसी देशों के लोग होते थे। जैसे मोहम्मद गोरी आया तो अफगानिस्तान से आया, भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। अभी पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत से बहुत दूर है ब्रिटेन, हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भारत में आकर के भारत में नियंत्रण स्थापित करेंगे। और यह भी सोच करके देखिए कि इससे पहले जो लोग भारत पर नियंत्रण स्थापित करने आते थे वो बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के आते थे, और उसके बाद भी उनको समस्या होती थी, वो कठिनाई महसूस करते थे भारत को कैसे जीता जाए। इसके लिए उन्हें सोचना पड़ता था। सिकंदर जो यूरोप से आया था, विश्व विजेता कहा जाता है, बहुत विशाल सेना लेकर के आया था, और उसकी सेना भी भारत के एक साम्राज्य, मगध साम्राज्य से, मगध साम्राज्य जो पूरे भारतवर्ष में नहीं फैला था, उस मगध साम्राज्य से सिकंदर की सेना लड़ने से मना कर देती है। सिकंदर की आर्मी लड़ने से मना कर देती है और निराश होकर के सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। जानते हैं आश्चर्य की बात क्या है? पहली बार एक व्यापारिक कंपनी और उस कंपनी के कुछ कर्मचारी भारत में नियंत्रण स्थापित करने जा रहे हैं, और पहली बार ऐसा होगा कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग ब्रिटेन में बैठकर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल होंगे। क्योंकि यह सब प्लासी बैटल के बाद हुआ है, इसलिए यह युद्ध समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से समझना होगा। जैसा कि मैंने कहा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यह युद्ध हुआ क्यों, ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि अंग्रेजों को प्लासी में युद्ध लड़ना पड़ा। ऐसा क्या हो गया कि व्यापारिक कंपनी बनकर के आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, उन्होंने खुद को राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर दिया। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि व्यापारिक कंपनी भारत में क्षेत्रीय शक्ति बन गई। प्लासी बैटल के थोड़े समय के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, ये क्षेत्रीय शक्ति बन जाएगी। प्लासी बैटल के बाद ही आप लोग देखेंगे एक व्यापारिक कंपनी बंगाल में शासक निर्माता की भूमिका निभाएगी, किंग मेकर। ये जिसको चाहेंगे वो बंगाल का शासक होगा। यदि आप प्लासी का युद्ध अच्छी तरह से समझ गए तो पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का रोल प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कितना है। चलिए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह युद्ध हुआ क्यों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी बनकर के आई थी और भारत में आई थी 1608 एडी में। 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी बनकर के भारत में आई थी। प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी को। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1608 ईस्वी और 1757 ईस्वी में लगभग 150 सालों का अंतर है। 150 साल तक जो कंपनी भारत में व्यापारिक कंपनी बनकर के रही है, वह कंपनी 150 साल बाद राजनीतिक शक्ति बनने का प्रयास क्यों कर रही है?
ऐसा क्या उसको दिखा कि उसने बंगाल में युद्ध लड़ लिया? और जैसा कि मैंने कहा, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है। यह युद्ध बंगाल में लड़ा गया और बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। बंगाल बहुत ही डेवलप हुआ करता था। मैंने अभी अभी कहा, बंगाल जीतना भारत जीतने की चाबी है। इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत विजय का द्वार खोल दिया। तो जाहिर सी बात है कि अचानक से तो ऐसे युद्ध नहीं लड़े जाते, सोची समझी योजना के साथ लड़े जाते हैं। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो व्यापारिक कंपनी थी। भारत में बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती थीं जो यूरोप के लोगों को बहुत प्रिय थीं। तो यूरोप के लोग भारत से वो वस्तुएं खरीदने आते थे। अब यूरोप के जो व्यापारी भारत से वस्तुएं खरीदने आते थे, वो वस्तुएं खरीद करके यूरोप में ले जा करके बेचते थे, उनको प्रॉफिट मिलता था। उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि भारत की वस्तुएं यूरोपियंस को प्रिय थीं, लेकिन यूरोप की वस्तुओं की मांग भारत में नहीं थी। अगर होती तो वस्तु विनिमय से व्यापार हो जाता। जैसे मान के चलो कि भारत में पेन बहुत अच्छी बनती है, यूरोप में मोबाइल बहुत अच्छी बनती है। अब यूरोप के लोग भारत में मोबाइल लेके आ जाएं, भारतीयों को मोबाइल पसंद आ जाए, तो हम उनसे मोबाइल लेकर के, और उनको पेन चाहिए तो उनको पेन दे दें, वस्तु विनिमय से व्यापार हो गया। लेकिन हमें यूरोप की वस्तुएं नहीं पसंद थीं। ऐसे में यूरोपियंस को भारत से वस्तुएं लेने के लिए सोना चांदी देना पड़ता था। जब ये भारतीयों से वस्तुएं खरीदते थे तो सोना चांदी देते थे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोना चांदी बहुत कीमती धातु है, लिमिटेड मेटल है। ये धीरे धीरे करके यदि कोई भी देश अपने देश के बाहर ले जाकर के सोना चांदी दे, वहां से वस्तुएं प्राप्त करे, तो उस देश का सोना चांदी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। बहुत पहले से यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था, उसमें होता यह था कि यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था, तो यूरोप से वस्तुएं, कीमती धातुएं, सोना चांदी भारत आता था। भारत से वस्तुएं यूरोप जाती थी, तो यूरोपियंस को भी प्रॉफिट था और इंडियंस को भी प्रॉफिट था। लेकिन समस्या यह थी कि यूरोप का सोना चांदी समाप्त हो रहा था, और यह चिंता का कारण था यूरोप के लिए। बहुत पहले प्लिनी नाम का एक राइटर था, उसने नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक लिखी, और उसमें वह यह चिंता प्रकट किया है कि यूरोप की कीमती धातु सोना चांदी भारत चला जा रहा है। कहा तो यहां तक जाता था कि सोना चांदी विश्व में घूम करके भारत में आकर के इकट्ठा हो जाता था। आप जानते हैं, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करना यूरोप के लिए बहुत लाभप्रद था, यूरोप वालों के लिए बहुत लाभप्रद था। ऐसे में ये व्यापार तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर सोचते रहते थे कि यदि कुछ ऐसा हो जाता कि भारत से हमें संसाधन प्राप्त हो जाता, तो भारतीय संसाधनों से ही हम भारत की वस्तुएं खरीद लेते, हमें सोना चांदी यूरोप से ना लाना पड़ता। अब जैसे मान के चलिए कि क्योंकि ये कंपनी के लोग हैं, अभी भारत में कुछ क्षेत्र पर ये कंट्रोल कर लें और उस क्षेत्र से ये टैक्स लें, कर लें, उस क्षेत्र के मालिक हो जाएं, शासक हो जाएं, और उस क्षेत्र से कर लें, तो भारत में इनको टैक्स मिलेगा। उसी टैक्स से ये लोग अब भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर वस्तुएं खरीद सकते हैं। जैसे आपको अमेरिका जाना है, आप जानते हैं कि अमेरिका जाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टिकट तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ डॉलर का प्रबंध करना होगा, क्योंकि अमेरिका में रुपया नहीं चलेगा कि आपने कार्ड निकाला और बोला कि हाँ पेमेंट कर देता हूं, या आपने पेटीएम कर दिया। आपको डॉलर लेना पड़ेगा, और डॉलर आपको आरबीआई से मिलेगा, और आरबीआई आप जितना चाहेंगे उतना डॉलर नहीं देगी, क्योंकि भारत सरकार के पास डॉलर लिमिट में होता है। विश्व से कुछ भी खरीदना हो, अभी अमेरिका से फाइटर प्लेन खरीदना है, पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। तो आरबीआई जानती है कि डॉलर कीमती है, इसीलिए डॉलर आरबीआई बहुत सोच समझ करके यूज करती है। तो जितना आप चाहेंगे उतना डॉलर आपको नहीं मिलेगा।
अब मान के चलिए कि कुछ डॉलर आपको मिला, आप अमेरिका गए। अब अमेरिका में जा करके आपको आपका मन करता है कि बहुत कुछ आप खरीद लें और आपके पास डॉलर लिमिट में है, तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई ऐसा प्रबंध हो जाए कि अमेरिका में ही डॉलर का बंदोबस्त हो जाए और अमेरिका के डॉलर से ही अमेरिका की वस्तुएं खरीद लो आप सोचिए, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू होगा। ब्रिटेन के लोग चाहते थे कुछ ऐसा हो जाए कि भारत से हमें पैसा मिले, उसी पैसे से हम भारत की वस्तुएं खरीदें, हमको ब्रिटेन से सोना चांदी ना लाना पड़े। लेकिन ये ऐसा तब कर पाएंगे जब भारत में ये राजनीतिक शक्ति हो, इनके पास कुछ क्षेत्र हो, व्यापारिक कंपनी बन करके तो ये ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में इन लोगों ने दिमाग लगाया, प्रयास किया उसके लिए, लेकिन प्रयास सफल तब हुआ जब परिस्थितियां उसके अनुकूल हुईं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह करके भी भारत में राजनीतिक शक्ति नहीं बन पाई लंबे समय तक। उसका कारण ये था कि 1608 ईस्वी में ये लोग आए थे और उस समय भारत में मुगल शासन किया करते थे और मुगल शासक बड़े शक्तिशाली थे। जैसे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय जो मुगल शासक था भारत में वो जहांगीर था और बहुत शक्तिशाली था। जहांगीर के बाद मुगल शासक था शाहजहां, ये भी शक्तिशाली था। शाहजहां के बाद मुगल शासक था औरंगजेब, ये भी बहुत शक्तिशाली था। मुगलों के पास भारत में विशाल साम्राज्य था, एक बहुत बड़ी सेना थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के सामने कुछ नहीं थी और जब तक मुगल शक्तिशाली रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी याचना करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, हमको व्यापार में कुछ छूट दे दीजिए, हमको व्यापार में कुछ ऐसा कर दीजिए कि लाभ प्राप्त होता रहे, हमको कोई क्षेत्र दे दीजिए, हमको फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दीजिए। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते थे। पर आप तो जानते हैं सबका दिन आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का भी समय आया और एक वक्त ऐसा आया कि मुगल शासक कमजोर पड़ गए, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था और जैसा कि मैंने कहा, विश्व के व्यापारी, लुटेरे, साम्राज्य निर्माता भारत में घुसने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन ये सब भारत में तब घुस पाते थे। व्यापारी है वो कभी भी आ जाए, पर लुटेरा और साम्राज्य निर्माता भारत में तभी घुस पाएगा जब भारत कमजोर हो। ऐसे में क्या हुआ कि औरंगजेब के थोड़े समय के बाद ही मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। औरंगजेब का एक बेटा किंग बना औरंगजेब के बाद, नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। ये नाम का ही बहादुर था। ये बूढ़ा था जब शासक बना, तो इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मुगलों का विशाल साम्राज्य नियंत्रित कर सके। बहादुर शाह के पश्चात जहांदार शाह शासक बना। लोग इसे लंपट मूर्ख कहा करते थे। इसके बाद फर्रुखसियर किंग बना। इसको लोग घृणित कायर कहा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि मुगल जो उत्तराधिकारी हैं, जो शासक हैं अभी, वो कमजोर हैं। और फर्रुखसियर के बाद नेक्स्ट किंग बना मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला का समय है 1709 से 19 से 1748 एडी। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गईं कि व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। ये राजनीतिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हो गए। दरअसल वो समय ऐसा हुआ करता था कि आप यदि शासक बनना चाहते हो तो आज की तरह चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ता था नेताओं की तरह कि 5 वर्ष के पश्चात चुनाव होगा और उस समय आप इलेक्शन में खड़े हो, जीत गए तो आप पावरफुल हैं। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय यदि तलवार में शक्ति है, आप में शक्ति है, तो आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। आप शासक को हटा करके स्वयं शासक बन जाइए। जिसके पास शक्ति होती थी वही उस समय शासक होता था। जैसे एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास शक्ति होती थी उसी का शासन होता था। तो ऐसे में बहुत से लोग अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए सही अवसर की तलाश करते रहते थे। कब कहां युद्ध हो जाए, कौन सा शासक मार दिया जाए, कुछ पता नहीं होता था।
किसी को इंतजार तो करना नहीं था इलेक्शन का, स्वयं को शक्तिशाली बना करके शासक को मारने का प्रयास करते रहते कि शासक को मार दूं तो अगला शासक मैं हूं। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही कम उम्र का था जब शासक बना, और उसमें भी बहुत विलासी था। ये महिलाओं के बीच में ही पड़ा रहता था, लोग इसे रंगीला कहा करते थे, नाम मोहम्मद शाह ही था, बस रंगीला इसके नाम के साथ जुड़ गया। और इसी के समय पर इसकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाते हुए बहुत से लोगों ने भारत में छोटे छोटे राज्य की स्थापना कर दी। एक विशाल मुगल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, यानी कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का, क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हो गया। अब ये समय ऐसा था कि बहुत से लोग तलवार के बल पर क्षेत्रीय शक्ति बनने का प्रयास कर रहे थे, क्षेत्र का शासक बनने का प्रयास कर रहे थे। और भारत में यह समय ऐसा था कि बड़े स्तर पर अशांति कायम हो गई। इस समय पर एक विशाल मुगल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। आप ऐसे देखिए, कल तक भारत का लगभग क्षेत्र मुगलों का था। आज अवध में एक स्वतंत्र राज्य, बंगाल में स्वतंत्र राज्य, इधर कर्नाटका में स्वतंत्र राज्य, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य, इधर राजपूताना में राजस्थान में स्वतंत्र राज्य, इधर उत्तर प्रदेश में आप पाएंगे जाटों का राज्य, उधर सिख शक्तिशाली होने लग गए। तो छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बंट गया। और जिस समय भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां खुद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रही थी, उसी समय पर उस स्थिति का लाभ लेने का सोचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यह सही अवसर था, जब तक मुगल शासक शक्तिशाली थे कंपनी में हिम्मत नहीं थी कि उनसे टकरा जाएं, वो व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बन जाएं। लेकिन अभी क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि मुगल शासक की स्थिति खराब है, और इस स्थिति का लाभ उठा करके हम व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बन सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो इनकी बहुत बड़ी समस्या का हल निकल जाएगा। जो सोना चांदी इनको यूरोप से लेकर के आना पड़ता था भारत में, वह नहीं लाना पड़ेगा। और इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए अंग्रेज भी इस दौड़ में कूद पड़े। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना। एक बात और, सवाल यह है कि जब भारत में ऐसी स्थिति थी कि क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हो रहा था, तो अंग्रेजों ने बंगाल से ही अपनी शक्ति का विस्तार करना क्यों शुरू किया? ये टॉपिक है ब्रिटिश शक्ति का उदय, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जैसे सूर्योदय होता है पूर्व में, और धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश किसी भी देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरफ फैल जाता है, ऐसे ही अंग्रेजों की शक्ति का जो सूर्य है वो भारत के पूर्व में ही उदय हुआ, यानी कि बंगाल में। और धीरे धीरे इनकी शक्ति का जो प्रभाव है, वो जो प्रकाश है, वो पूरे भारत में आपको फैलता हुआ दिखेगा। सूर्य तो सुबह निकल करके भारत में शाम को अस्त हो जाता है, पर इनकी शक्ति का सूर्य अस्त होने में बड़ा समय लगेगा। वैसे भी ब्रिटेन के लोग कहा करते थे कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं। हकीकत भी थी। भारत से लेकर के अमेरिका तक ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतना विशाल साम्राज्य पहली बार किसी देश ने बनाया था। कहां से सूर्यास्त होगा? इतने विशाल साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। अंग्रेजों की शक्ति का जो सूर्य उदित हुआ भारत में, भारत के पूर्व से, बंगाल से, उसको अस्त करने के लिए बहुत से भारतीयों को जान की बाजी लगानी पड़ी। बहुत समय तक संघर्ष करना पड़ा, बहुत से आंदोलन करने पड़े, क्रांतियां करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के अंग्रेज भारत से निकाले जाएंगे। वरना लंबे समय तक, एक बार इन्होंने बंगाल में अपने आप को शक्तिशाली बना लिया, फिर पूरे भारत में इनको शक्तिशाली बनने में बहुत समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि बंगाल से ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। भारत से वस्तुएं खरीदने आती थी, वस्तुएं ले जाकर यूरोप में सेल करती थी, उसको प्रॉफिट मिलता था। और जो वस्तुएं भारत
में रहकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी, परचेज करती थी। संपूर्ण एशिया से जितना व्यापार करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका 60% सिर्फ बंगाल से होता था। 60% पूरे एशिया का जो व्यापार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका 60% बंगाल से होता था। एक और बात यहां पर समझ लीजिए, बंगाल ही क्यों, जिस समय पर मुगल साम्राज्य विघटित हुआ, भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, उस समय की परिस्थिति देखो आप। दिल्ली आगरा क्षेत्र में इधर यहां मुगल बैठते थे, यहां पर सिख खुद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे, राजस्थान के राजपूत, इधर महाराष्ट्र साइड से मराठा, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध और बंगाल में मुगलों के ही एक समय अधिकारी रहे थे लोग, गवर्नर, ये खुद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे। और पूरे भारत में इस समय आप देखेंगे लड़ाइयाँ छिड़ी हुई होंगी, अशांति होगी। और आप जानते हैं जिस क्षेत्र में अशांति हो वहाँ पर व्यापारी व्यापार करने में खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते। जिस समय पर भारत का अन्य क्षेत्र अशांत था, उसी समय की बात है, बंगाल क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांति थी। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बंगाल में शांति थी। एक वक्त था 1700 ईस्वी की बात है, 1700 एडी की, मुगल शासक था औरंगजेब, और औरंगजेब ने बंगाल में एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, इसको दीवान बनाया गया था। एक समय टैक्स का मामला देखते थे ये दीवान, फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का व्यक्ति समझिए आप। और यह व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट था। इसने बंगाल में रहते हुए बंगाल की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर दिया। अब ये तो वही बात हो गई जैसे प्रधानमंत्री आप बना दे मनमोहन सिंह जी को, तो देश आर्थिक रूप से तो डेवलप करेगा ही। भाई वो अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार हैं। और आपको पता होगा कि भारत का जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है बहुत तेजी के साथ, ये 25-30 सालों में हुआ है। और इसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर थे जहां से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में विशेष योगदान दिया। अब सोच करके देखो कि टैक्स का जानकार व्यक्ति, टैक्स का मामला देखने वाला व्यक्ति, बंगाल में दीवान मुर्शीद कुली खान, बंगाल को बेहतर स्थिति में ले जाने का प्रयास किया। धीरे धीरे जब मुगल शासक कमजोर पड़े, मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा, तो मुर्शीद कुली खान ने भी इस स्थिति का फायदा उठाया और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर दी। अब ये बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। ऐसे में भारत में अन्य क्षेत्र में लड़ाइयां हो रही हैं। मुर्शीद कुली खान बंगाल को बेहतर स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रहा था। और वैसे भी बंगाल में जो है व्यापार बहुत पहले से बेहतर स्थिति में था। जैसा कि मैं आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग एशिया से जो व्यापार करते थे उसका 60% व्यापार बंगाल से करते थे। बंगाल की बहुत सी वस्तुएं यूरोप के लोगों को बहुत प्रिय थी। अब जाहिर सी बात है कि जहां से व्यापार इतना अच्छा होता है, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। और आप यह भी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यूरोप से समुद्री रास्ते से आते थे। और देखो बंगाल भी समुद्र को टच करता है। एक वक्त हुआ करता था जब विश्व में समुद्री रास्तों से बहुत व्यापार होता था, इसीलिए समुद्र के किनारे स्थित राज्य या देश कई बार बहुत डेवलप कर जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्व से व्यापार करते थे और इतना करते थे कि विश्व में सबसे डेवलप लोग थे, वो सबसे डेवलप सिविलाइजेशन थी। और हड़प्पा सभ्यता का भी बंदरगाह हुआ करता था गुजरात के लोथल में। लोथल में पोर्ट था जहां से निकल करके विश्व में जाकर व्यापार करते थे हड़प्पा के लोग। तो समझ सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता डेवलप थी। इधर बंगाल को देख लीजिए तो बंगाल भी समुद्र को टच करता है और बंगाल के लोग यहां से निकल करके साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा
उधर चीन जापान की तरफ जाकर, और वर्तमान में देखो यूरोप से आकर के लोग बंगाल से व्यापार कर रहे हैं। तो बंगाल जो है वो बहुत रिच था और इसका एक बड़ा कारण था वहां का व्यापार, वहां का व्यापार था। ऐसे में जो मुर्शीद कुली खान है इसने बंगाल को और बेहतर स्थिति में कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि भारत का अन्य क्षेत्र अशांत था अपेक्षाकृत बंगाल के, और जब बंगाल में शांति है तो जहां शांति होती है, सुशासन होता है, वहां व्यापार करना व्यापारियों के लिए आसान कार्य होता है। तो अंग्रेज बंगाल में व्यापार करते रहे। और इधर मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना, सुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, सरफराज खान बंगाल का शासक बना। सरफराज खान के बाद मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। एक मिनट बेटा। अलीवर्दी खान, ये अलीवर्दी खान है, अलीवर्दी खान शासक बना, अलीवर्दी खान शासक बना। और अलीवर्दी खान का मैं यहां पर समय लिख रहा हूं 1740 से लेकर के 1756 तक, 1756 ईस्वी तक। मुर्शीद कुली खान की डायनेस्टी से है सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, ये मुर्शीद कुली खान से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि अलीवर्दी खान एक प्रशासनिक अधिकारी था, एक सैनिक अधिकारी था, और इसने सरफराज खान को मार करके बंगाल की सत्ता हासिल की थी। गिरिया के युद्ध में 1740 एडी गिरिया के युद्ध में इसने सरफराज खान की हत्या की और अपने आप को बंगाल में सेट करने के लिए, मुगल शासक भले ही कमजोर पड़ता जा रहा था, भारत में मुगल साम्राज्य विघटित हो रहा था, फिर भी एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी रकम लगभग 2 करोड़ बताई जाती है, इसने मुगल शासक को दिया अपने आप को सेटल करने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए कि ठीक है, क्योंकि इसने शासक की हत्या करके शासन हासिल किया है, सत्ता हासिल की है, अपने आप को वैध ठहराने के लिए इसने लगभग 2 करोड़ की रकम मुगल शासक के पास भिजवाई। लेकिन अभी तक जितने शासक थे मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, क्योंकि मुगल शासक का था कभी बंगाल, आज भले ही मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया, फिर भी यह आंशिक तौर पर मुगल शासकों से संबंध सुधार के रखता था। जो कर मिलता था बंगाल से, राजस्व जो आता था, वो उसका कुछ हिस्सा मुर्शीद कुली खान दिल्ली भेजता रहता था मुगल शासक के पास। सुजाउद्दीन भी दिल्ली भेजता था, सरफराज खान भी दिल्ली भेजता रहता था मुगल शासक के पास। और ये अलीवर्दी खान है, एक बार मुगल शासक को जो दिया सो दे दिया, इसने बंगाल का राजस्व भी मुगल शासक को देना बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा, एक समय दीवान था, राजस्व वसूलवाने वाला, राजस्व का मामला देखने वाला ऑफिसर। आज एक व्यक्ति जो प्रशासन देखता था, सैनिक अधिकारी है, वो बंगाल का शासक है। अब सोच करके देखिए, ये ऐसा ही है जैसे मनमोहन सिंह जी का देश का प्रधानमंत्री बनना और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना। एक ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया और दूसरे भारत का सम्मान, भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया के सामने एक नया दर्जा दिलाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही मुर्शीद कुली खान का बंगाल का नवाब बनना और इधर अलीवर्दी खान का बंगाल का नवाब बनना, आप समझ सकते हैं कि बंगाल बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका था। और जैसे जैसे बंगाल शक्तिशाली होता जा रहा था, एक वक्त हुआ करता था, एक वक्त हुआ करता था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जब मुगलों का था लगभग भारत, तो वो मुगलों के पास जा करके उनसे परमिशन मांगा करते थे कि सर हमको इस प्लेस में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दो, हमको ट्रेड करने की परमिशन दे दो, टैक्स में कुछ छूट दे दो। मैंने कहा ना कि जब मुगल शक्तिशाली थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे रिक्वेस्ट किया करती थी। तो इसी क्रम में
जब शासक था फर्रुख सियर, मुगल शासक था फर्रुख सियर, तो फर्रुख सियर बीमार पड़ गया था और फर्रुख सियर का इलाज करवा के, ट्रीटमेंट करवा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक अंग्रेज डॉक्टर ने इनका इलाज किया। और फर्रुख सियर से बड़ी चालाकी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये राइट ले लिया कि बंगाल में जो आयात निर्यात करते हैं अंग्रेज, उस पर वो टैक्स नहीं देंगे। बंगाल में वो जो वस्तुएं खरीदते हैं, खरीद के ले जाते हैं, उनसे जो जगह जगह पर लोकल लेवल पर जब व्यापारी आते जाते थे तो जगह जगह उनको रोका जाता था, सामान चेक किया जाता, कर लगता था। इन सब से छूट होगी। मुगल शासक फर्रुख सियर ने एक फरमान दिया था कंपनी को और एक दस्तक, तो कंपनी को व्यापार में छूट प्राप्त हुई थी फरमान और दस्तक से। अब आप विचार करके देखें, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को टैक्स में छूट मिली हुई थी, इनको कर में छूट है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बंगाल से वस्तु कोई खरीदें, मान के चलो ये पेन खरीदते हैं तो उनको 8 रुपए की मिलती थी। अन्य कोई व्यक्ति चाहे भारत का ही हो, वो पेन खरीदेगा तो वह पेन उनको मिलेगी 10 रुपए की टैक्स मिलाकर, क्योंकि भारत में अन्य लोगों को वहां कर देना पड़ता था, चाहे वो अन्य कोई यूरोपीय कंपनी हो या बंगाल का व्यक्ति हो या भारत के अन्य क्षेत्र का व्यक्ति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर में छूट थी तो उसे वस्तुएं बंगाल में अपेक्षाकृत कम दाम में मिलती थी। अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया, भारतीयों को ही ये अधिकार जो दस्तक होता था एक प्रकार का पास, वो पैसा लेकर के बेचना शुरू कर दिया कि आप हमसे पास ले लो, हमको कुछ पैसा दे दो। ये पास लेके जाओगे तो आपको भी मार्केट में सस्ते में वस्तुएं मिलेंगी, क्योंकि आपको भी कर नहीं देना पड़ेगा, आपको भी कर नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, मुगल शासक ने जो अधिकार इनको दिया है ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। चलो मान लिया कि मुर्शीद कुली खान इनके दुरुपयोग को वैसे पसंद तो नहीं करता था, वो नाराज रहता था, लेकिन मुगल शासक से संबंध अच्छे बना के रखा था मुर्शीद कुली खान ने, तो ठीक है कि बहुत विरोध नहीं करेगा, लड़ाई आर पार की नहीं हो सकती। यहां पर क्या है कि सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खान, यहां तक तो ठीक है। अली वर्दी खान, क्योंकि यह व्यक्ति मैंने कहा मुगल शासक को टैक्स तक नहीं दे रहा है, अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना चुका है, तो आप समझ सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समस्या खड़ी करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समस्या खड़ी करेगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल में समस्या खड़ी हो जाएगी, और जैसा कि मैंने कहा एशिया के व्यापार का 60% व्यापार ये लोग बंगाल से किया करते थे। अब इसके लिए भी चिंतित हैं, ये इसके लिए भी चिंतित हैं। और अभी तक जितने बंगाल के शासक बने थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी बातों को लगभग मानती थी, क्योंकि ये शक्तिशाली थे, कंपनी के लोग इनसे डरते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जिस समय मुगल साम्राज्य विघटित हुआ, भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, जगह जगह पर युद्ध चल रहे थे, उस समय भारतीय शक्तियां तो युद्ध कर ही रही थीं, यूरोप की कंपनियां भी भारत में लड़ रही थीं, क्योंकि उनको भी लगता था कि हम भी भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करेंगे। इनको पता चल गया था कि व्यापार में लाभ तभी अधिक हमें मिलेगा जब हम भारत में राजनीतिक शक्ति बन जाएंगे। अब शक्ति बनेगा कौन? 2 कंपनी इस समय भारत में थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों राजनीतिक शक्ति बनने का प्रयास कर रही थी भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों आपस में लड़ रही थी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया, और धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति युद्ध में खराब होती चली गई। मैं आपको बताऊं, जो युद्ध हुए हैं
इन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, कर्नाटक का युद्ध। और यह कर्नाटक का युद्ध हुआ है फर्स्ट 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक, 1746 टू 1748 एडी। सेकेंड हुआ है 1749 टू 1754 एडी। और थर्ड हुआ है 1758 टू 1763 एडी। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए हैं। और 1754 ईस्वी तक अंग्रेज फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर कर चुके थे भारत में, और इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। जब तक यूरोपीय कंपनियां आपस में लड़ती रहीं, कई कंपनियां भारत में आके व्यापार किया करती थी, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, सबकी आपस में प्रतिस्पर्धा थी। अभी क्या हुआ कि सबसे शक्तिशाली कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी और इनके टक्कर की कंपनी फ्रेंच कंपनी थी। अब जब टक्कर की कंपनी ही कमजोर पड़ जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अन्य कोई कंपनी टिक भी नहीं पाएगी। और मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के पश्चात, अभी पूरी तरीके से कंपनी नहीं हारी थी फ्रेंच कंपनी, बट फिर भी फ्रेंच कंपनी कमजोर पड़ रही थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बढ़ रही थी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। ये वही अवसर है जब अली वर्दी खान बंगाल का नवाब था, ये 1740 से 1756 ईस्वी, और इधर 1754 ईस्वी तक साउथ में ये लड़ाई चल रही थी कर्नाटका में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी बेहतर थी। इतना ही नहीं, साउथ इंडिया में एक युद्ध हुआ था, 1746 ईस्वी की बात है। युद्ध का नाम है सेंट थोमे का युद्ध। इसे बैटल ऑफ सेंट थोमे कहा जाता है, सेंट थोमे का युद्ध, इसे सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। और ये जो सेंट थोमे का युद्ध था, इस युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक के नवाब शामिल थे। कर्नाटक के नवाब, छोटी सी घटना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक महत्वपूर्ण ऑफिसर, शक्तिशाली ऑफिसर डुप्ले, ये शामिल था। 1000 की सेना थी फ्रांसीसियों के पास, और 10,000 की सेना गई थी कर्नाटक के नवाब की तरफ से लड़ने। लेकिन युद्ध जो हुआ उसमें 1000 की आर्मी ने 10,000 की आर्मी को हरा दिया। बहुत समय से यूरोपियंस भारत में व्यापार कर रहे थे, यूरोप की कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थीं, और वो चाहती थी कि भारत में हमारी शक्ति बढ़े, हमको भारत से लाभ प्राप्त हो, और सोना चांदी हमको ना लाना पड़े यूरोप से, वो हमारा बच जाए। लेकिन उनको डर था, भारत में शक्तिशाली शासक थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, इस डर से यूरोपीय लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे जल्दी। अभी यहां पर क्या हुआ कि 1000 की छोटी सी यूरोपीय आर्मी ने 10,000 की इंडियन आर्मी को हरा दिया। इस युद्ध के बाद ये यूरोपियंस का हौसला बढ़ा हुआ था, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हमारी छोटी सी सेना भारत की बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती है। और यह जो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस है, ये जो भारत की स्थिति है उस समय की, उसने अंग्रेजों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति बनने की प्रेरणा दी। और जैसा कि मैंने कहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति बढ़ाने का जब सोचा तो बंगाल से सोचा। कारण जो कुछ मैं आपको समझा रहा था, अब यहां पर कुछ सेंटेंस में समझ लो। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी, 1757 एडी। तो प्लासी कहाँ है?
बंगाल में, ये बंगाल में है। अब भारत में बंगाल से ही ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ। बंगाल से ही ब्रिटिश शक्ति का उदय, ब्रिटिश शक्ति का उदय। सवाल यह है, बंगाल से ही क्यों? बंगाल से ही क्यों? इन्होंने बंगाल ही क्यों चुना? भारत का अन्य कोई राज्य क्यों नहीं? तो देखिए, सबसे पहली बात, जो बंगाल है ये एक विशाल प्रांत है, विशाल प्रांत है। एक पॉइंट, बंगाल ही क्यों चुना इन्होंने। दूसरा है, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, उपजाऊ भूमि है। देखिए, भारत एक विशाल देश था, मैंने कहा बहुत समृद्ध देश था। तो कई बार क्या होता था कि विश्व के लोग जो भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, उनके पास इतना तो पैसा नहीं होता था, ना इतनी बड़ी सेना होती थी कि वो भारत जीत लें। लेकिन उनको ये पता होता था कि यदि भारत का कुछ क्षेत्र जीत लें और उस क्षेत्र को हम लूटें या वहां से टैक्स लें, फिर उसी से अपनी आर्मी बढ़ा लें, उसके बाद अन्य क्षेत्र को जीतें, फिर वहां भी लूटपाट मचाएं, फिर जो पैसा है उससे और आर्मी बढ़ा लें, तो इसके बाद हम अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकते हैं और फिर संपूर्ण भारत जीतना या भारत का बड़ा क्षेत्र जीतना आसान कार्य हो जाता था। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि भारत में उत्तर भारत की है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, ये सब उत्तर भारत है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि उत्तर भारत की है। और एक बार उत्तर भारत पर कोई भी नियंत्रण स्थापित कर ले, वो इतना शक्तिशाली हो जाता था कि संपूर्ण भारत धीरे धीरे करके वो नियंत्रित कर लेता था। जैसे मैं आपको बताऊं, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसने उत्तर भारत पर नियंत्रण किया, और आने वाले समय में मुस्लिम शासक जो उत्तर भारत पर नियंत्रण किए हुए थे, वो धीरे धीरे लगभग भारत पर जीत हासिल करते चले जाते। और उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता था कि उत्तर भारत में बैठने वाला अलाउद्दीन खिलजी नाम का शासक उत्तर भारत से लोगों से कर लेता था, एक बड़ी सेना बनाया, दक्षिण भारत को लूटा उसने, फिर इतना महत्वाकांक्षी हो गया था कि सिकंदर जैसा बनना चाहता था, विश्व विजेता। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उत्तर भारत जीता, नॉर्थ इंडिया, और उत्तर भारत जीत करके इतना रिच हो गया और उसके वंशज इतने रिच हुए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। एक समय बाबर भूखों मरता था, जहां से आया था वो। भारत में जब पानीपत का युद्ध जीता तो बाबर ने कहा था कि हमारे भाग्य में गरीबी नहीं रही अब। और बाबर के बच्चे, उसके वंशज कितने रिच थे। ताजमहल और लाल किला आज भी आप देख लो और सोचो किस समय में बना था वो, और उस समय विश्व में अन्य क्षेत्रों में आपको इतनी भव्य इमारतें देखने को नहीं मिलेंगी। आप समझिए भारत कितना समृद्ध था। और मुगल शासक अकबर के वंशज कितने समृद्ध हो गए भारत में रह करके, भारतीयों से कर प्राप्त करके, और इतने आत्मविश्वास में रहते थे कि नाम आप देख लीजिए, जहांगीर, शाहजहां, मतलब ऐसा लगता है पूरे जहां के शासक हैं ये, सिर्फ भारत के नहीं। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत की उपजाऊ भूमि पर आप नियंत्रण कर लें तो वहां से आपको कर प्राप्त होता था, और जो कर प्राप्त होता था उससे आप अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकते थे। और एक बार सैन्य शक्ति आपकी बढ़ गई तो भारत में अन्य क्षेत्रों में आप अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं होगा, कई बार भारत में घुस करके मुट्ठी भर लोग, विदेशी शक्तियां भारत को ही लूटकर, भारत से ही कर लेकर के, उसी कर से भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में रखकर और भारतीय सैनिकों की मदद से भारत जीत लेती थी। भारतीयों को इतना तक नहीं पता था कि वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के दुश्मन का सहयोग कर रहे हैं, वो ये विचार ही नहीं करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस दिन पूरा भारत गुलाम बनाएगी, आप देखिएगा कंपनी के पास अगर 3 लाख की सेना थी, उसमें 2.5 लाख भारतीय थे। 1857 ईस्वी के लगभग तक लगभग संपूर्ण भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा।
और अगर उनके पास 3 लाख की सेना होगी तो 2.5 लाख उसमें भारतीय थे, 1:5 का रेशियो था। विचार करके देखें, ब्रिटेन वालों ने अपने दम पर भारत को जीता या भारतीयों के सहयोग से? मतलब भारत में घुस करके भारत का ही पैसा लो, भारतीयों का ही सहयोग लो, भारत ही गुलाम बना लो। ऐसा मुझे नहीं लगता विश्व के अन्य क्षेत्र में पॉसिबल था। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर क्या है कि ऐसे में बंगाल की भूमि उपजाऊ थी। और तीसरा पॉइंट, ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। चौथा पॉइंट समझें, यहां पर क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौतियां, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौतियां अपेक्षाकृत कम थी। क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौतियां अपेक्षाकृत कम थी, है ना। जैसे भारत के अन्य क्षेत्र में, अब साउथ में ही देख लो, यहाँ पर हैदराबाद के लोग, कर्नाटका के लोग, मराठा, मैसूर के लोग, बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियां हैं और सभी साउथ इंडिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। अभी पश्चिम भारत में देख लो, इस समय पर पश्चिम भारत में मराठा भी अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इधर से अहमद शाह अब्दाली नाम का एक आक्रमणकारी था, अफगानिस्तान से भारत में घुसा था, ये अफगानिस्तान से। तो पश्चिम भारत में भी युद्ध चल रहे हैं। दिल्ली तो केंद्र ही होता था, जिसको देखो वो दिल्ली में घुस करके लूटपाट करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करता था। तो जो बंगाल है, यहाँ पर क्षेत्रीय चुनौती अपेक्षाकृत कम थी। क्षेत्रीय चुनौती अपेक्षाकृत कम थी। और इसके बाद क्षेत्रीय चुनौती अपेक्षाकृत कम थी। पांचवा पॉइंट है, बंगाल में कंपनी को फरमान तथा दस्तक मिला हुआ था, दस्तक मिला हुआ था जिससे कंपनी बंगाल में लाभ की स्थिति में रहती थी, लाभ की स्थिति में रहती थी, है ना। अच्छा, ये पॉइंट यहीं पर पूरा नहीं होता, इसके आगे समझना होगा कि अब कंपनी यह लाभ खोना नहीं चाहती थी। कंपनी यह लाभ खोना नहीं चाहती थी। कंपनी यह लाभ नहीं खोना चाहती थी। तो ये 5th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसी में समझो, नेक्स्ट है एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा तथा अंग्रेजों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, अंग्रेजों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। तो कहने का आशय ये है कि ये सब कारण रहे जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से ही अपनी शक्ति बढ़ाने का सोचा, अपनी स्थिति को व्यापारिक कंपनी की स्थिति से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित करने का सोचा। एक बार बंगाल इनके हाथ में आ गया तो अभी मैंने कहा था कि एशिया के व्यापार का
60% व्यापार ब्रिटिश बंगाल से करते थे। ब्रिटिश बंगाल से करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये सब जो हित हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन हितों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, ये सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इन्हीं कारणों से इनका ध्यान बंगाल की तरफ गया। अब बंगाल में जो प्लासी का युद्ध होगा उसके लिए भी कुछ परिस्थितियां निर्मित करनी पड़ेंगी अंग्रेजों को। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि बंगाल के शासक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध। ये मैं आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, और फिर मैं प्लासी के युद्ध का महत्व समझाऊंगा आपको। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।